हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कम उम्र का प्यार, जो कि मैंने बताया था रियल घटना पर आधारित है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आती है, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रिधिमा चली गई अपनी माँ के पास। जी माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, सूरज के लिए खाना परस दो। मेरे हाथ छपे हुए, मैं बेसन के लड्डू बना रही थी तो सूरज आ गया। बोल रहा है कोई नहीं है घर पर, तो यहाँ आ गया। जाकर तुम थाली लगा दो। सूरज को उर्मिला जी ने अंदर बुलाया और बैठने को कहा। सूरज अंदर जाकर जमीन पर बैठ गया। तभी रिधिमा आई और बोली, अरे आप जमीन पर मत बैठो, उठिए, मैं ये फर्श बिछा देती हूँ। और रिधिमा फर्श बिछा देती है, जिस पर सूरज बैठ जाता है। उर्मिला की होने की वजह से सूरज अपनी नज़र रिधिमा को देखने के लिए उठा भी नहीं पा रहा था और रिधिमा बस सूरज को खुलकर देख पा रही थी कि क्योंकि सूरज की नज़र नीचे थी। कुछ देर बाद रिधिमा खाना ले आई और सूरज को थाली लगा दी और साथ में ये भी बोला, कुछ ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग लीजिएगा। और सूरज खाना खाने लगा। बाद में रिधिमा और खाना लेकर आई और थोड़ा और परोस कर वापस चली गई। अब सूरज खाना खा चुका था। वो अपनी थाली उठाकर रखने ही जा रहा था, तभी रिधिमा आई और सूरज से थाली ले बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हूं ना, रखाऊंगी। तब जाकर सूरज ने रिधिमा को देखा था। सूरज का तो दिल कहीं जाकर रुक सा गया था और रिधिमा की भी नज़र सूरज से टकरा गई और दोनों एक पल को वहीं ठहर गए। लेकिन उर्मिला जी ये सब देख रही थी। वो पीछे से बोली, क्या हुआ, थाली रखा? तब जाकर रिधिमा बोली, हाँ हाँ, जा रही हूँ। वो सूरज जी हाथ धो रहे थे तो मैं जरा रुक गई थी। अच्छा, अब धुल गए होंगे, जा रखा? हाँ, जा रही हूँ। और सूरज, और सुनाओ, आपका काम धाम कैसा चल रहा है? उर्मिला जी बोली। सूरज बोला, बस आंटी, बढ़िया चल रहा है। अभी मीटिंग थी तो मुंबई में, वहीं था बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, और यहाँ कब से रह रहे हो आप? आपके मम्मी पापा वो कहाँ हैं? वो गांव में रहते हैं आंटी। मैं यहाँ रहता। मैं जब 15 साल का था तो मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि मामा मामी के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, जिस वजह से मेरी माँ ने और नानी ने यहाँ भेज दिया, ताकि मेरी स्टडी भी होती रहे और मामा मामी को बच्चे की कमी ना हो। लेकिन मामा तो खुश रहते हैं मुझसे, लेकिन मामी मुझे अपना नहीं समझती। तभी उर्मिला जी इंटरेस्ट दिखाते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ? और सूरज के पास में आकर बैठ गई। सूरज बोला, मैं वो सब करता हूँ जिसकी उनको ज़रूरत हो, सब कुछ, कोई कसर नहीं छोड़ता मैं। लेकिन जब भी कोई नया किराएदार आता है, वो सबसे यही बोलती है, वो बिगड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है, हम लोगों का ध्यान नहीं रखता। पता नहीं क्या मिल जाता है उन्हें ऐसा करते। शायद आप लोगों से भी बोला होगा, उनको आदत है मेरी बुराई करने की। रिधिमा पीछे से सब सुन रही थी। उर्मिला जी बोली, हाँ बोला तो था उन्होंने मुझसे भी, लेकिन हमें लगा वो सच कह रही हैं। हाँ आंटी, आपकी क्या गलती, सामने वालों को जो दिखाया जाए वही देखते हैं लोग, और आप लोग तो नए हो, कैसे पता होगा कुछ। आप लोगों को जो उन्होंने बोला आपने मान लिया। मामी की तो आदत है, लेकिन मैंने जब आप लोगों को देखा तो मुझे आपसे अपनेपन की भावना आई मुझे, इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया कि आप लोग बाकी लोगों की तरह मुझे ही गलत ना समझ लो और मुझसे पर्दा करने लगे। इसलिए मामी है भी नहीं तो और मौका मुझे मिलता भी नहीं। मुझे तो वो टाइम पर खाना तक नहीं देती और कुछ बोलो तो लड़ने बैठ जाती हैं। मैं भी अपने मामा की वजह से बस सुनकर रह जाता हूँ और बाहर ही रहता हूँ। ज़्यादातर मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस एक बाहर का खाना नहीं खाया जाता। आज आपके यहाँ खाया तो पेट और आत्मा दोनों को सुकून मिला। आपको जब भी मुझसे कोई काम पड़े तो आप बिल्कुल बेझिझक बोलना मुझसे। और सूरज कहता है, चलो आंटी, चलता हूँ। लेकिन उर्मिला जी बोली, आप चाय नहीं पीते?
आप तो कॉफ़ी पीते होंगे। नहीं आंटी, मैं चाय ही पीता हूँ, मेरी फेवरेट है एनी टाइम। आपको ऐसा क्यों लगा मैं चाय नहीं पीता? सूरज बोला। मिला जी बोली, वो बड़े लोग कॉफ़ी पीते हैं ना इसलिए। सूरज, नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी उर्मिला जी बोली, रिधिमा चाय बनाना। रिधिमा मुंह बना बोली, हाँ बना रहे हैं, बस बैठी बैठी ऑर्डर दे रहे हैं। हम सो भी नहीं पाए। अब चलो कोई नहीं, इस बहाने सूरज जी से तो मिल लिया। अब चाय देने जाऊंगी तो फिर देख लूंगी, लेकिन मैं उन्हें देखूं तब तक कितना अच्छा लगता है ना। और जब वो मुझे देखते हैं तो मेरा दिल कैसे धक धक करता है, मैं ही जानती हूँ। एकदम दिल में वो अजीब सी हलचल, अजीब सा एहसास, कितना अजीब लगता है लेकिन प्यारा लगता है। चलो मैं चाय बना दूँ, नहीं तो सूरज जी चले जाएंगी। कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? रिधिमा जल्दी जल्दी दूध उठाई और चाय पत्ती शक्कर उठाकर डाल दी, लेकिन इतने में मज़ा नहीं आएगा। चाय तो उसने इलायची और अदरक डाल दिया। कुछ देर बाद चाय बनकर रेडी थी और रिधिमा ने कप उठाए, उनमें चाय ली और 2 कप लेकर चली गई। एक कप उठाकर सूरज को देने लगी तो सूरज ने जब चाय ली तो हल्का टच रिधिमा के हाथ पर हो गया। इस एहसास से तो रिधिमा के तन बदन में आग लग गई। एक पल को तो उसे ऐसा लगा कि सूरज का हाथ पकड़कर उसके पास में बैठ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसने उर्मिला जी को चाय दी और अंदर चली गई। कुछ देर बाद सूरज चाय पीकर चला गया। फिर रिधिमा ने देखा उसके लिए चाय है नहीं। सूरज के जाने के बाद अब होने थे रिधि के नाटक शुरू। माँ चाय बनाओ। उर्मिला जी, क्यों? ही तो बनाई थी, वो तो आप दोनों को दे दी, मुझे नहीं बचे। उर्मिला जी, अरे तो उसी में थोड़ा बढ़ा लेती। तुम भी फालतू के काम करती हो, गैस भी जलेगा और एक्स्ट्रा सामान फिर लगेगा। उर्मिला जी बोली। रिधिमा बोली, अरे माँ ज्यादा मत बोला करो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। एक तो मुझसे बनाई चाय आप जानती हो, मुझसे कभी ज्यादा तो कभी कम बन जाती है। अब बन गई तो बन गई, उसमें हम क्या करें? आप बना दो जल्दी से। हाँ बना दे रहे हैं। उर्मिला जी बोली, ये लड़की 15 साल की हो गई है, मगर एक और ढंग नहीं है इसमें। उस समय तो 12 साल में विवाह हो जात तो तब हमरो सब काम करते। ये मैडम है, इनको चाय को नाप तोल पतो नहीं है। का करें जी, का नहीं करें? उर्मिला जी अपने मुंह ही बड़बड़ाए जा रही थी। रिधिमा तो चुपचाप बैठी हेडफोन लगाए सॉन्ग सुन रही थी। वो भी कौन सा? तू थाम ले जो दामन संभल जाएंगे कदम। के बाद नेक्स्ट। यारा हो यारा, तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा। यारा हो यारा, तेरी अदाओं ने मारा। कुछ देर बाद चाय बनकर आ गई। रिधिमा बोली, बिस्कुट है। उर्मिला जी बोली, नैया सुबह खाया जाता है बिस्कुट, जो कौन सा टाइम है? खाओ मत दो, नहीं चाहिए, चाय ही पी ले रहे हैं। कुछ देर बाद चाय पीने के बाद शाम हो चली थी। सब रिधिमा के ऊपर जाने का वक्त हो चुका था। रिधिमा छत पर जाती थी, शाम होते ही वो छत पर चली जाया करती थी। कुछ देर बाद रिधिमा छत पर चली गई। कुछ देर तो वो घूमती रही, बाद में ऋचा भी ऊपर चली गई और रिधिमा के साथ छत पर टहलने लगी। दोनों बहनें बातें कर रही थी। फिर अंधेरा होने को था, अंधेरा हो चुका था। अब ऋचा का मन ऊब गया तो वो बोली, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन रिधिमा तो मस्त मौला, वो बोली, तुम जाओ मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद और ऋचा बोली, ओके मैं जाती हूँ। और कुछ देर बाद ऋचा भी नीचे चली जाती है। उसके बाद सूरज वापस घर आता है और ऋचा को नीचे उतरता देख अंदाजा लगा लेता है शायद रिधिमा ऊपर होगी, लेकिन ऋचा से पहले रिधिमा पहले आ चुकी हो, क्या पता। चलो एक बार जाकर देख लेता हूँ, क्या हर्ज है। और ये सोचकर सूरज ऊपर चला जाता है और वहां वो देखता है रिधिमा इधर से उधर और उधर से इधर हो रही है और रिधिमा के पास सूरज अपने कदम बढ़ा देता है। रिधिमा जैसे ही मुड़ी, सूरज के सीने से जा लगी। ऊपर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया,
लेकिन हल्की लाइट आ रही थी जिसमें सूरज का चेहरा साफ दिख रहा था। आप यहाँ? रिधिमा सूरज से बोली। सूरज बोला, हाँ वो मैं छत पर टहलने आया था, लेकिन इतना अंधेरा था मुझे तुम दिखी नहीं। हाँ वो तो है, चलो अब मुझे चलना चाहिए। रिधिमा बोली, अगर माँ ने मुझे आपके साथ देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगी। मैं जाती हूँ। और रिधिमा जाने लगती है, लेकिन सूरज उससे कुछ नहीं कह पाता। आखिर किस हक से उसे कुछ कह दे। लेकिन रिधिमा खुश थी। सूरज के हल्के स्पर्श से ही उसके तन बदन में आग लगा चुका था। इस उम्र अगर कोई फिसल जाए तो उसके जज्बात बिल्कुल काबू नहीं रह पाते। सोचने समझने की शक्ति खो सी जाती है। वही रिधिमा के साथ हो रहा था। रिधिमा खुशी खुशी नीचे चली गई, लेकिन बेचारा सूरज चुपचाप उदास सा एकटक रिधिमा को देखता रहा। कुछ देर बाद सूरज ने भी अपने दोस्तों को फ़ोन किया और कुछ देर बात कर वो भी नीचे आ गया। कुछ देर बाद रिधिमा अंदर जाकर कुछ टीवी देखा और स्टडी की, फिर खाना खाया और सो गई। सूरज तो बेचैन था, दिल में बहुत अरमान चल रहे थे रिधिमा को लेकर। रिधिमा के पास होता तो ये करता वो करता। उसका दिल बेहद मचल रहा था। उसका जी चाह रहा था रिधिमा को अपने नीचे दबोच ले और रिधिमा को एक ही झटके में अपना बना ले, लेकिन वो मजबूर था। वो जिस उम्र में था उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। वो कुछ रोमांटिक फिल्म देखकर खुद को कंट्रोल कर भी लेता और बाद में एक पिलो लेके उसको दबा के सो जाया करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रिधिमा ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक फ़ोन लेना है। उर्मिला जी ने कहा, क्या फ़ोन? क्यों? बस माँ, स्क्रीन टच लेना है। उसमें कुछ ऑनलाइन क्लास होती है जिसमें मैं स्टडी करूँगी। मेरी मैम ने कहा है कुछ समझ नहीं आता तो तुम मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन लेकर समझ सकती हो। और अच्छा भी है ना माँ, बोरिंग भी नहीं लगेगा पढ़ने में, प्लीज़। उर्मिला जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। रिधिमा ने जो बताया उन्होंने आंख बंद करके सारी बात मान ली और उन्होंने बोला ठीक है। और रिधिमा की माँ और रिधिमा अपना काम निपटा कर मार्केट चली गई, जहाँ से रिधिमा ने कुछ कपड़े लिए और उर्मिला जी ने अपने घर गृह का सामान लिया। वहाँ से तो रिधि और उर्मिला जी ऑटो में आए थे, लेकिन अब सामान ले चुके थे तो अब उनको वापस भी जाना था। लेकिन कोई था जो उन दोनों का पीछा कर रहा था। सामने से सूरज आकर रुक गया और बोला, आंटी आप यहाँ? अरे सूरज बेटा, तुम यहाँ? हाँ वो आंटी, मैं कुछ काम से आया था। अच्छा, वैसे आप लोग यहाँ? हाँ हम लोग बाजार आए थे कुछ सामान लेने तो ले लिया, अब बस ऑटो देख रहे हैं। अच्छा आंटी, आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं छोड़ दूँ आपको घर? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। उर्मिला जी बोली। उन्होंने सोचा चलो ऑटो का किराया बच जाएगा, लेकिन बेटा ये सामान भी तो है। अरे आप उसकी चिंता मत करिए, मेरा दोस्त है साथ में, वो ये सामान रख लेगा। सूरज ने इशारा किया तो टॉनी ने उर्मिला जी के हाथ से सामान ले लिया और अपनी बग्गी में रख दिया। और अब उर्मिला जी भी खुश, लेकिन रिधिमा कुछ कर रही थी। वो आके सूरज के साथ बैठेगी तो कैसे बैठेगी। उसने सोचा कि अगर वो बीच में बैठेगी तो बिल्कुल सूरज से चिपक जाएगी। रिधिमा को बेहद अजीब लगा, लेकिन उर्मिला जी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका तो किराया बच गया था, उन्हें क्या। उन्होंने भी ज़्यादा नहीं सोचा, आखिर कम पढ़ी लिखी औरतें और गांव की औरत ज़्यादा कुछ कहाँ सोचती हैं। कुछ देर बाद उर्मिला जी बोली, बैठ जाओ। तो रिधिमा बैठने को हुई, लेकिन उसे पकड़ने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और अपने पैर डालकर बैठ गई। सूरज अपनी डुकाती बाइक लेकर आया था, जिस पर पहली बार कोई लड़की बैठी थी। रिधिमा पहले थोड़ा दूर थी, लेकिन जैसे ही उर्मिला जी बैठी, रिधिमा बिल्कुल सूरज से ऐसी चिपकी मानो 1 इंच का भी गैप नहीं था। क्योंकि उर्मिला जी हेल्दी थी तो रिधिमा बिल्कुल बीच में धंस गई थी। रिधिमा सूरज से बिल्कुल तार की तरह चिपक गई थी।
ना तो वो अब पीछे हो सकती थी और ना आगे। सूरज को एक अलग ही नशा सा चढ़ रहा था रिधिमा को पाने का, क्योंकि रिधिमा का सीना बिल्कुल सूरज की पीठ से लगा था और इतने टाइट बैठने से रिधिमा का सीना बार बार प्रेस हो रहा था। अभी तो कम था, लेकिन अब असली मजा आना बाकी था। जब सूरज ने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही वो बाइक आगे बढ़ाता और रुक रुक कर ब्रेक मारता तो रिधिमा का सीना हर बार प्रेस हो जाता, जिसको सूरज अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। रिधिमा और उर्मिला जी यही सोच रहे थे, शायद भीड़ बहुत है तो सूरज को प्रॉब्लम हो रही है बाइक चलाने में, लेकिन असली वजह तो रिधिमा की चेस्ट थी। इसमें सूरज को बहुत अच्छा लग रहा था। रिधिमा को थोड़ा अजीब, अजनबी इंसान के साथ इतना चिपक के बैठना उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने इस सब को और किया सिर्फ उसकी माँ के लिए। वो बोलती भी तो क्या बोलती। थोड़ी देर बाद सूरज का घर आ जाता है और रिधिमा की माँ बाइक से नीचे उतर जाती हैं और सूरज को थैंक यू कहती हैं, मतलब धन्यवाद। लेकिन सूरज तो उन्हें ही मन धन्यवाद दे रहा था। कुछ देर बाद रिधिमा सूरज की बाइक से नीचे उतर आती है। एक हाथ सूरज के कंधे पर रखकर उसे बहुत सुकून मिला उतरते वक्त, क्योंकि इतना धस के जो बैठी थी और कंफर्टेबल भी नहीं थी वो दोनों के बीच। उर्मिला जी तो आगे आगे निकल जाती हैं, लेकिन रिधिमा जैसे ही आगे जाती है सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। एकदम से सूरज के हाथ पकड़ने से रिधिमा हैरान सी थी कि हुआ क्या। इस तरह अचानक से रिधिमा को सूरज के इस तरह पकड़ने से एक करंट सा लगा, दिल को खुश कर देने वाला सुकून। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज बोला, वो आपकी माँ चली गई, उनको बोलो वो ये सामान ले जाए, मेरा दोस्त पीछे ही है। रिधिमा बोली, जी मैं अभी बोल देती हूँ। इतने में अंदर जाते ही रिधिमा अपने सैंडल उतारने लगती है और जैसे ही वो माँ को आवाज देती है पीछे से सूरज उर्मिला जी का सामान लिए आ जाता है और अंदर एंटर हो जाता है। रिधिमा तो भूत बनकर खड़ी हुई थी, आखिर ये क्या हुआ। सूरज ने रिधिमा को एक डेविल स्माइल दी और अंदर चला गया। उर्मिला जी बोली, बैठो बेटा, वो मुझे लगा ही था तुम्हारा दोस्त आया नहीं था तो मैं अंदर आ गई। मुझे आवाज दे देती, मैं सामान उठा लेती, आपने क्यों तकलीफ की। रिधिमा, जा जाकर पानी ले तो आ, मैं जब तक चाय बना देती हूँ। रिधिमा तो सूरज की हर एक हरकत पर हैरान थी। आखिर सूरज कर क्या रहा था। जैसे ही रिधिमा सूरज को पानी देने के लिए गई तो रिधिमा ने पानी का गिलास उठा सूरज की तरफ बढ़ाया तो सूरज ने पानी के गिलास के साथ साथ रिधिमा का हाथ भी पकड़ लिया। इस बार तो रिधिमा को चक्कर ही आ गए और सर चकरा गया, क्योंकि रिधिमा की माँ उर्मिला जी के सामने ही सूरज ये हरकत करने पर तुला था। रिधिमा ने हाथ छुड़ाया तो सूरज ने और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। रिधिमा बार बार अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि कहीं वो देख ना ले। कुछ देर बाद उर्मिला जी ने फिर आवाज दी, बेटा चाय ले जाओ। रिधिमा बोली, हाँ माँ, आई अभी। और रिधिमा सूरज को आंखें दिखाती हुई हाथ छोड़ने का इशारा करने लगी। थोड़ी सी देर से सूरज रिधिमा का हाथ छोड़ देता है। रिधिमा जल्दी से जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे वॉशरूम जाना है, दे देना चाय। अरे सुन तो। और रिधिमा जल्दी 100 की स्पीड से भाग जाती है और जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। उसे सूरज से बचना जो था, आखिर वो अपनी खुशी छुपा भी तो नहीं पा रही थी और वहाँ जाकर वो अपने दिल पर हाथ रखे जोर जोर से मुस्कुराई जा रही थी। और वहाँ जाकर वो अपने दिल पर हाथ रखे जोर जोर से मुस्कुराई जा रही थी। बस मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नई उम्र का नया एहसास था ये। जब उर्मिला जी सूरज को चाय दे देती हैं और सूरज चाय पीने लगता है, लेकिन उसकी नज़र तो रिधिमा पर थी कि कब आएगी रिधिमा। लेकिन वो वॉशरूम से निकलकर जल्दी से छत पर भाग जाती है। अब क्या कर लेगा सूरज। जब तक सूरज निकल नहीं जाता वो छत की सीढ़ियों से सूरज के निकलने का इंतजार कर रही थी। आखिर उसे शर्म ही इतनी आ रही थी और उसका दिल तो उसके काबू में नहीं था, इसलिए वो सूरज का सामना नहीं करना चाहती थी और थोड़ी अकड़ भी तो दिखानी थी।
थे कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ देर बाद सूरज बेमन सा निकल जाता है, तभी उसका फोन आ जाता है और फोन उठाकर वो सीधा छत पर ही चल देता है। रिधिमा की तो आंखें ही बाहर निकलने को थी और दिल बाहर आने को। ई माँ मर गई, वो तो यहीं आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रिधिमा जल्दी से भाग निकली। छत के साइड पर एक दूसरा रास्ता था जो सीधा सूरज की मामी के कमरे में से निकलता था। रिधिमा ने सोचा चलो अभी यहीं से निकल लेते हैं, लेकिन उस चैनल में तो ताला डला था। मजबूरन रिधिमा को वहीं बैठना पड़ा और सूरज भी कुछ देर बात करते करते चला गया। रिधिमा को जैसे ही उसके पैरों की आवाज आई, वो जल्दी उठी और दबे पांव ऊपर आई। पहले उसने आसपास देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो रिधिमा ऊपर आकर सीधा नीचे उतर गई। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।